बड़ी उम्र का ये नर खतरा भांप गया है और हाथी भी। शेरनियां हवा की दिशा में इकट्ठा हो गई हैं और इनका हमला होने के बाद बफलो के लिए बचना नामुमकिन हो जाता है। मैंने इस बड़ी उम्र के बफलो को इसके झुंड द्वारा छोड़ दिए जाने के बाद मरते देखा, लेकिन अब मुझे फिर से हाथियों को देखकर अच्छा लग रहा है और ये छोटू भी अब ठीक है। झुंड की मुखिया मादा उसके साथ साथ है और वो पक्का करती है कि बच्चा किसी मुसीबत से बचा रहे। क्योंकि ये शेरनियां अब उसके कुछ ज्यादा ही करीब आ गई हैं। आखिरकार ये पानी वाली जगह पर पहुंच गए और हाथी इसे सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। इस लंगड़ाते बच्चे और इसकी बहन दोनों के लिए नहाने का वक्त किसी इबादत से कम नहीं। शेरनियों ने भी इस सब को मिस नहीं किया है, लेकिन जब तक झुंड की मुखिया यहां रहेगी ये कोई कोशिश नहीं करने वाली। बच्चे आराम से सुरक्षित खेल सकते हैं। कुछ प्रजातियों की आपस में कभी नहीं निभती, लेकिन कुछ ऐसी हैं जो बिना किसी समस्या के एक साथ रहती हैं। जब बड़ी बिल्लियां तालाब पर नहीं होती तो इस जगह शांति छा जाती है। हैरत की बात है कि इन जल पक्षियों को मगरमच्छों से डर नहीं लगता, बल्कि ये तो मछली पकड़ने के लिए उनके आसपास नजर आते हैं। यहाँ मगरमच्छ बड़े शाकाहारी जीवों को खाने के मुकाबले मछलियों को ज्यादा खाते हैं और जब ये उन्हें पकड़ने की कोशिश करने लगते हैं तो फिर बहुत से इग्रेट्स, हेरन्स और स्टॉक्स की तो जैसे लॉटरी खुल जाती है। पानी वाकई एक जबरदस्त ताकत है, बशर्ते ये मौजूद हो। दोपहर ढलने के बाद की इस ठंडक में जानवरों के इस स्मार्ट बर्ताव को देखकर लगता है कि उम्मीद अब भी बाकी है। अगले दिन मेरा सामना बबून्स के मुखिया से हुआ। वो अब भी निगरानी में जुटा था और मैं ये सोचकर हैरान था कि क्या वो आज भी अपनी जिम्मेदारी निभाता रहेगा, क्योंकि इन सब का ध्यान तो सिर्फ खाने की तरफ था।
पर हाँ, इस बार वो नीचे मौजूद अपने पड़ोसियों के साथ कुछ बांटने को तैयार थे। ऊपर से उन पर सॉसेज ट्री के जो फूल बरसाए जाते हैं उनके लिए वो शुक्रगुजार हैं, चाहे ऊपर मौजूद बबून्स द्वारा ऐसा जानबूझकर किया जाता हो या नहीं। लेकिन हाथियों की किस्मत इतनी अच्छी नहीं। जमीन पर ऐसा कुछ खास है नहीं जिससे पेट भरा जा सके। झुंड की सबसे बड़ी हथनी ही सबसे ऊंची डालियों तक पहुंच पाती है, और क्योंकि वो मां है तो वो ताजा कोपलों को अपने बच्चों को दे देती है। बच्चों के लिए ये किसी दावत से कम नहीं, पर यह सीखने का भी एक सिलसिला है। इन्हें पेट भरने में मदद करके इनकी मां इन्हें यह भी सिखा रही है कि जिंदा कैसे रहा जाए, और ये काफी तेजी से सब सीख भी रहे हैं। एक हाथी पूरे दिन में 200 किलो तक पत्तियां वगैरह खा सकता है, तो ये बुश ट्रीज ज्यादा समय तक चलने वाली नहीं है। झुंड की प्रमुख मादा अपने परिवार का पेट भरने के लिए एक दिन में इनमें से कई को तोड़ डालती है, और पानी की खोज में सबसे बड़े पेड़ों की छाल को भी उखाड़ देती है। इनकी दावत से बबून्स भी खुश हो जाते हैं। देखिए, कुछ इस तरह से। इन्हें हाथी के मल से बीजों और अनाज को छांटकर खाने में कोई परहेज नहीं होता। अगर आप पानी तक नहीं पहुंच सकते तो जिंदा भी नहीं रह सकते। बबून का झुंड फिर से रेत की नदी पर लौट आता है। यहाँ सिर्फ वही प्रजातियां जिंदा रह सकती हैं जो जानती हैं कि पानी को कैसे ढूंढा जाए। ये महारत होती है बंदरों, हाथियों और ज़ीब्राज में। जब मैंने इन्हें रेत में खोदते देखा तब मुझे पहली बार समझ में आया कि यहाँ तो रेत के नीचे नदी बह रही है, और ये जानते हैं कि यहाँ मीठा पानी हासिल कैसे किया जाए जो रेत की मोटी परत से छन कर आता है। पर कुछ जीव ऐसे हैं जो बबून्स के इस तरह यहाँ कब्जे को लेकर खुश नहीं हैं। यहाँ से जंगली कुत्ते गुजर रहे हैं। ये नहीं जानते कि इस तरह वाटर होल से पानी कैसे पिया जाता है, और वो बबून्स द्वारा चिढ़ाए जाने से भी नाराज हैं। मुखिया तो उन्हें ये बताने के लिए भी नीचे आता है कि इनकी मौजूदगी यहाँ कोई नहीं चाहता। ये अपनी गंध से अपने इलाके की निशानदेही करता है, और कुत्तों का मुखिया भी इसका जवाब देता है। ये एक दूसरे को आंकते हैं पर काटते नहीं। खैर, वैसे भी जंगली कुत्ते यहाँ ज्यादा समय तक टिकने वाले नहीं हैं। ये खाना बदोश है और इनका अपना कोई इलाका नहीं होता। ये बस तभी कहीं रुकते हैं जब मादाएं बच्चों को जन्म दे रही होती हैं। मैं न जाने कब से इन्हें पार्क में ढूंढता रहा हूं, पर मैंने इन्हें पहले कभी यहां नहीं देखा। कुछ लोग इन्हें पेंटेड वुल्व्स कहते हैं, और इंसान की वजह से अब ये प्रजाति गायब हो रही है। अब अफ्रीका के दक्षिण और पश्चिम में ही इनके कुछ झुंड बचे हैं। इनसे तो ज़ीब्रा भी डरते हैं। ये वाकई खतरनाक शिकारी हैं।
इस साल ज़ीब्रा बड़ी तादाद में इस पार्क में आए हैं। ये शायद किसी और भी सूखी जगह से आए होंगे। मैंने पहली बार इनके बीच लड़ाई देखी है, और वो भी दो मादाओं के बीच। मादाएं किसे मिलेंगी ये तय करने के लिए नर आपस में नहीं लड़ते। मिलन के इस खेल में मादाएं ही आपस में जूझती हैं, एक दूसरे से लड़ती हैं। कभी कभी तो इस दौरान इनकी मौत भी हो जाती है। कभी कभी हालात बहुत गर्मा जाते हैं, पर ज़ीब्रा का झुंड हमेशा साथ ही रहता है। बड़ी उम्र के बफलो के उलट यहाँ ये मादा सुलह कर लेती है और फैमिली का हिस्सा बनी रहती है। शाम होती है तो ज़ीब्रा का झुंड अपनी प्यास बुझाने पानी की तरफ चल देता है। ये दिन का सबसे अच्छा पल होता है, पर साथ ही सबसे खतरनाक भी। शेरनियां अपने बच्चों को शिकार की कला सिखाती हैं। इसी तरह वो शिकारियों की नई नई पीढ़ियों को निखारती रहती हैं। ये शिकार करने को एक माँ की ड्यूटी समझती हैं और अपने बच्चों के लिए एक सबक। इनका शिकार इनके बच्चों के लिए एक तोहफा होता है। मैं शेरों के इस झुंड से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। जब मैंने इन मादाओं को पहली बार फिल्माया था तो इनमें से कुछ खुद बच्चियां होती थी, और अब ये मुझे पहचानने और स्वीकार करने लगी हैं। जब तक ये वयस्क नहीं हो जाते, नर और मादा दोनों एक ही शिकार की दावत उड़ा सकते हैं, पर शिकार का ये बंटवारा सिर्फ एक ही खानदान में होता है। हालांकि अब इस पार्क में शेरों के बड़े झुंड कम ही रह गए हैं। अब यहाँ छोटे फैमिली ग्रुप्स ही दिखते हैं, जिन्हें किसी ताजा शिकार के बजाय सड़ते पिंजर ही नसीब होते हैं। मादा जानती है कि इसे दूरी बनाए रखनी होगी, पर बच्चे अक्सर अपने पिता के साथ खाना शेयर कर सकते हैं। पर इस बार ऐसा नहीं हो रहा। न जाने किस वजह से शेर नहीं चाहता कि ये उसके साथ खाएं। ये बर्ताव जरा बदला हुआ है।
माँ अपने बच्चों की इस बेअदबी को बर्दाश्त कर लेती है। वो जानती है कि ये दोनों बहादुर हैं जो इम्पाला के अपने हिस्से को इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे, चाहे इसके लिए इन्हें कुछ जख्म ही खाने पड़े या कुछ जख्म देने पड़े। शेर आखिरकार हार मान लेता है क्योंकि बच्चे बहुत भूखे हैं। एक मादा भी भूखी है। बच्चों ने रास्ता बना दिया है तो ये भी कोशिश करती है और मांस का बड़ा हिस्सा लेकर भाग जाती है। शिकार की कमी वाले इस तरह के दौर में हर किसी को खुद की पड़ी होती है, यहां तक कि मादा भी शेर नहीं करती। ये दोनों बच्चे इतने कमजोर हो चुके हैं कि वो इसे लेकर झगड़ा नहीं करते। मुझे इनकी जिंदगी की चिंता होने लगी है। हाथियों का ये परिवार भी खुराक ढूंढ रहा है। इन्होंने सारी पत्तियां खा ली हैं, तो अब इन्होंने तनों, छाल और बेओबैब के पेड़ों की लकड़ी पर हमला शुरू कर दिया है, जिनमें सूखे के इस मौसम में भी खूब पानी है। इनकी खुराक बहुत ज्यादा है। इनकी माहिर नाक किसी भी जगह पर मौजूद नमी को सूंघ लेती है। और ये अजीब विरोधाभास है। हाथी पेड़ों के बिना रह नहीं सकते, पर कई किलोमीटर में फैले जंगलों को बर्बाद करके ये अपनी ही जिंदगी को खतरे में डाल रहे हैं। इस तरह जंगल में और आगे बढ़ते हुए ये दूसरी प्रजातियों के हैबिटेट को भी बर्बाद कर रहे हैं। और इसकी शुरुआत हो रही है शेरों की मांद वाले इलाके से, जहां कोई नहीं आ सकता। ऐसे भारी भरकम जीवों से सामना होने पर शेरनी को अपने बच्चों को यहां से निकालना पड़ता है ताकि ये उन्हें कुचल ना दें। नए जन्मे बच्चे पहले 2 हफ्ते तक देख नहीं पाते, तो अपनी मां के बिना ये जी नहीं पाएंगे। इसे कोई ऐसी जगह ढूंढनी पड़ती है जहां तक हाथी पहुंच न सकें। ये विशाल जीव मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, पर यह बात भी सच है कि ये पार्क को बर्बाद करके इस पूरे इलाके की शक्ल ही बदल रहे हैं। ये लगातार आशियाना मुहैया कराने वाले इस जंगल को चट करते जा रहे हैं। इन उखड़े और टूटे पेड़ों के बीच कभी कभी दूसरे जानवर फंस जाते हैं और कई बार तो अपने झुंडों से बिछड़ भी जाते हैं। यहां तक कि लंगड़ा कर चल रहे इनके इस बच्चे को भी इनके बीच से गुजरने में दिक्कत हो रही है। इसकी हालत ठीक नहीं है।
ये जितना बड़ा होता जाएगा, इसकी चोट इसे उतना ही ज्यादा अपाहिज बनाती जाएगी। आपको यकीन नहीं होगा, पर कभी ये पूरा इलाका एक प्राचीन जंगल हुआ करता था। पर आज ऊपर से देखने पर यह बिखरी हुई माचिस की तीलियों जैसा लगता है। ये मंजर वाकई तकलीफ देता है और इसका यहाँ रहने वाली अलग अलग प्रजातियों की जिंदगी पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। पेड़ों के गायब होने से मिट्टी का पहले से ही तेज हो रहा कटाव और बढ़ जाता है। धूप से तपी धरती बारिश का मौसम आने पर नमी को अपने अंदर जज्ब नहीं रख पाती। नदी के सूखे हुए तल में बीमारों, बुजुर्गों और कमजोरों के लिए गर्मी कोई मौका नहीं छोड़ती। किसी भी दूसरे जीव के मुकाबले बफलो के लिए पानी ज्यादा जरूरी है। इन्हें तो रोज ही पानी पीना पड़ता है। पर यहां तो एक बूंद भी पानी नहीं है। झुंड पानी ढूंढता रहता है, पर कुछ में तो आगे बढ़ने लायक ताकत ही नहीं बची है। ये बूढ़ा बफलो ज्यादा नहीं जी पाएगा। अगर इसे पानी नहीं मिला तो इसका खेल खत्म हो जाएगा। पर झुंड के एक और सदस्य के दिमाग में कुछ और ही आइडिया है। मैंने ऐसा पहले कभी कुछ नहीं देखा और इसे शूट करने के दौरान मुझे इन दो नरों का प्यार जज्बाती कर देता है। हालात जितने ज्यादा खराब होते जा रहे हैं, बफलो का आपसी जुड़ाव उतना ही बढ़ता जा रहा है। अब मेरे यहां से विदा लेने का समय हो गया है और मैं गुस्से और आकर्षण के बीच झूल रहा हूं, वो खिंचाव जो मैंने हमेशा महसूस किया है। ये जन्नत इतनी तेजी से बदली है और इतने ज्यादा खतरे में लग रही है कि मैं ये सोचकर हैरान हूं कि अगली बार यहां आऊंगा तो ये मुझे कैसी मिलेगी। यहाँ शायद आपको इसके लिए इंसान जिम्मेदार न लगे, पर उसका असर यहाँ पहाड़ियों में हर कहीं दिख रहा है और वही इन प्रजातियों के भाग्य को भी तय करेगा। तो क्या अवैध शिकार के बावजूद हाथी इतनी तेजी से प्रजनन करते रहेंगे? क्या शेरनियां अब भी अपने परिवारों का पेट भरती रह पाएंगी? और क्या बफलो को जिंदा रहने लायक पानी नसीब हो पाएगा? जहां तक बबून्स का सवाल है, मुझे उनकी ज्यादा चिंता नहीं है क्योंकि वो तो हमेशा अपना गुजारा कर ही लेते हैं। मैं खुशकिस्मत हूं कि इस आखिरी आशियाने का गवाह बन पाया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस फिल्म से लोग उन तमाम खतरों को समझ पाएंगे जो यहाँ की वन्य जीवन शैली झेल रही है। बेशक ये जीव अपने आखिरी बचे गिने चुने संसाधनों के हिसाब से ढलने, आपस में सहयोग करने
और इन्हें शेयर करने में अक्लमंदी दिखा रहे हैं, पर हालात गंभीर हैं। ये अपने बल पर इंसान के उस शोषण का सामना ज्यादा समय तक नहीं कर पाएंगे जो इस पूरे इकोसिस्टम को बर्बाद करता जा रहा है। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इनकी मदद के लिए आगे बढ़ें और बिना ज्यादा हस्तक्षेप किए इस जन्नत को बचाएं।